हेलो एवरीबॉडी। आज एक पुरानी कही जाने वाली बात यानी कोविड-19 के क्रूरतम दुष्परिणाम के रूप में उत्पन्न मानव जीवन के कायरतापूर्ण कुछ कृत्यों में से सर्वाधिक निकृष्टतम कृत्य यानी आत्महत्या के निमित्त कुछ तथ्यों की चर्चा हेतु मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस संदर्भ में यदि हम गहराई से देखें तो आत्महत्या के पीछे कई वास्तविक और काल्पनिक परिस्थितियां उत्प्रेरक के रूप में दिखाई पड़ेंगी। दरअसल आत्महत्या की भावना को प्रेरित करने वाले रिस्क फैक्टर का आकलन करें तो कुछ विशेष बातें मिलती हैं, जैसे मानसिक विकृति जन्य मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं, सांस्कृतिक, पारिवारिक या सामाजिक परिस्थितियां आदि। इनमें से सामाजिक सह आर्थिक समस्याएं जैसे बेरोजगारी, गरीबी, निर्वासन आदि आत्महत्या की भावना को प्रेरित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारण यथा निराशा, उदासीनता, जीवन में निरस्ता, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव, तनावग्रस्त परिस्थितियों में अपने को फंसा हुआ महसूस करना जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता न सूझ रहा हो, इस तरह की परिस्थितियों का ये ज्वलंत उदाहरण कोविड-19 के परिणाम के रूप में विश्व स्तर पर आत्महत्या की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के रूप में सामने आया। सिर्फ भारतवर्ष की बात करें तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार 2021 में 1,64,033 केस रिकॉर्ड हुए, जिनमें मर्दों की संख्या 1,18,974 एवं औरतों की संख्या 45,054 है। हालांकि सामान्य रूप से ऐसा पाया गया है कि विश्व स्तर पर कुल मृत्यु दर यानी 11.6 पर लाख पर ईयर का 1.4% आत्महत्या के माध्यम से होता है। पर आत्महत्या का दर अलग अलग देशों में अलग अलग पाए गए हैं। आकलन से ज्ञात होता है कि चीन और भारत में यह प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। हालांकि इसके पीछे इन दोनों देशों की बड़ी जनसंख्या भी है, पर आंकड़े बताते हैं कि चीन में मृत्यु का 5वां बड़ा कारण आत्महत्या है। पर जैसे बाढ़ का पानी फैलने पर खेतों के मेड़ डूबकर सारे क्षेत्र को एकसार कर देते हैं, वह देश वैसे ही कोविड-19 के परिणाम स्वरूप आत्महत्या की दर में उछाल सारे आंकड़ों को ध्वस्त कर गया है। सामान्य अवस्थाओं के आकलन में पाया गया है कि भारतवर्ष में आत्महत्या का उच्च ग्राफ वाला प्रदेश महाराष्ट्र है एवं शहर दिल्ली। फिर मौसम का हिसाब देखें तो जाड़े के मौसम की ठंडी अंधेरी रात में आत्महत्या की वारदातें अधिक होती हैं। यदि लिंग के संदर्भ में देखें तो पाया गया है कि औरतों के अपेक्षा मर्दों में आत्महत्या की प्रवृत्ति 1.8 गुना अधिक हैं। यह प्रयास का आकलन करें तो मर्दों की अपेक्षा 2 से 4 गुना ज़्यादा औरतों में है। यानी आत्महत्या का प्रयास अधिक औरतें करती हैं। लेकिन हालांकि इस मामले में भी चीन ज़्यादा है, वहाँ मर्दों की अपेक्षा औरतें ज़्यादा आत्महत्या करती हैं। आत्महत्या के प्रयास का दर स्त्री या पुरुष समलिंगियों या किन्नरों में भी बहुत ज़्यादा होता है। अब यदि आत्महत्या के संदर्भ में पैथोफिजियोलॉजिकल स्तर पर आकलन करें तो कोई विशेष अंतर्निहित पैथोफिजियोलॉजी स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है।
ऐसा माना जाता है कि व्यावहारिक, सामाजिक, सह आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों के सम्मिलित प्रभाव के परिणाम स्वरूप आत्महत्या के आवेग उत्पन्न होते हैं। पोस्टमार्टम स्टडी में पाया जाता है कि ऐसे केस में हिपोकैम्पस एवं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में BDNF का स्तर कम पाया जाता है। चाहे वो व्यक्ति मनोविकारग्रस्त हो या ना हो, ऐसा पाया गया है कि BDNF यानी ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर का निम्न स्तर दोनों परिस्थितियों में यथा सुसाइड के साथ सीधे तौर पर या डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में परोक्ष रूप से परिलक्षित होता है। आपको ज्ञात होगा कि BDNF, जिसे एब्रिन्यूरिन भी कहा जाता है, एक प्रोटीन है जो मनुष्यों में BDNF जीन के द्वारा इनकोडेड है एवं BDNF ग्रोथ फैक्टर के न्यूरोट्रॉफिक परिवार का एक सदस्य है, अतः नर्व ग्रोथ फैक्टर से संबंधित है। फिर सेरोटोनिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके बारे में भी माना जाता है कि आत्महत्या के कारण हुई मृत्यु के केस में इसका स्तर भी घट जाता है। इससे संबंधित अन्य प्रमाण के रूप में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में सेरोटोनिन के ब्रेकडाउन के फलस्वरूप उत्पन्न 5-हाइड्रोक्सी इंडोलैक्टिक एसिड की मात्रा का कम पाया जाना भी है। इन अध्ययनों की सहायता फॉरेंसिक स्टडी में ली जाती है, पर इतने अध्ययनों के बावजूद भी आत्महत्या के प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलने कठिन है, यानी स्पष्ट निष्कर्ष नहीं मिलते हैं। तो हमारी सोच यही आकर टिक जाती है कि इन सबों के मूल में आत्मबल की कमी और इसके पीछे का बड़ा कारण है अपने उत्तरदायित्व का सही आकलन नहीं कर पाना। इस विकट मानसिक समस्या के समाधान के लिए एक स्पष्ट पर लचीली कार्य प्रणाली तय की जानी चाहिए, जो 4 भागों में विकसित किए गए हों, यथा मोटिवेशन यानी सामान्य नैतिकता की चर्चा, काउंसलिंग खास करके प्रभावित व्यक्ति को समझाना, नकारात्मक एवं निरोधात्मक बातों से संपूर्ण परहेज, अंत में इन सबों के करने के बाद मददगार के रूप में होम्योपैथिक दवाएं। कम्युनिटी मेडिसिन के विषय वस्तु के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ वर्कर या हेल्थ अवेयरनेस एक जरूरी कार्यक्रम के रूप में जुड़ा हुआ है, जिसे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जरूरी कहा गया है। आम लोगों के बीच इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि जीवन ईश्वर की दी हुई एक नेमत है, जिसे सहेज कर रखना हर किसी की जिम्मेवारी है। अरे भाई, जो चीज आपकी है ही नहीं, उसे आप अपनी मर्जी से नष्ट कैसे कर सकते हैं? आपके इस जीवन के साथ बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। हमें बहुत सारी शर्तों के एवज में यह जीवन प्राप्त हुआ है। जैसे सृजन के वक्त ईश्वर ने कहा कि जीवन दे रहा हूं, पृथ्वी पर जाकर विलक्षण कार्य करना ताकि तुम्हारी रचना का उद्देश्य पूर्ण हो सके। जन्म देने के बाद मां ने कहा कि इतना कष्ट सहकर तुम्हें जन्म दिया और पोस पाल कर बड़ा कर रही हूं, मेरा ख्याल रखना। पिता ने कहा, सारी अपेक्षाओं एवं कमाई तुम में लगाई है, तुम्हें खुश देखने के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। तुम मुझे देखो, यह अपेक्षा नहीं है, पर इतना जरूर चाहूँगा कि तुम खुश रहो ताकि मेरा प्रयास सफल हो और मैं तुम्हें खुश देखकर खुश हो सकूं। इस तरह से सारा परिवार एवं सारा समाज तुमसे कुछ न कुछ अपेक्षा रखता है। इन सबों को दरकिनार करते हुए इस जीवन को ऐसे नष्ट करने का ख्याल, जैसे बचपन में तुम मिट्टी के खिलौने को पटक कर तोड़ दिया करते थे।
कैसे आ सकता है? कुछ इस तरह की बातों से जीवन की महत्ता का विचार स्थापित किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इतनी बात तो ध्रुव सत्य है कि ऐसी कोई वजह नहीं होती जिसे आत्महत्या की वाजिब वजह करार दिया जा सके। मनुष्य परिस्थितियों का आधा अधूरा आकलन कर इतना कायरतापूर्ण निर्णय ले लेता है। हाँ, इस तरह के निर्णय को कायरतापूर्ण निर्णय ही कहा जाएगा। परिस्थितियों से लड़ना सहज मानव प्रवृत्ति है। उसे लड़ने के दरमियान शायद मौत हो जाए तो उसे बहुत हुआ तो मूर्खता कहा जा सकता है, लेकिन ये आत्महत्या का निर्णय, ये तो निश्चित मौत का कार्यक्रम है, और वह भी अपनी जिम्मेवारियों को नजरअंदाज करते हुए। एक झटके में उन सबों की भावनाओं पर कुठाराघात कर दिया जो यह सोचकर भी संतुष्ट रहने का मन बनाए हुए थे कि भले मुझे मत देखो, पर कम से कम मैं तो तुम्हें देखता रहूं, इतना ही काफी होगा। जहां तक प्रभावित व्यक्ति का सवाल है, यह भी सही है कि सारा दोष उसी का नहीं है, क्योंकि यह कहना आसान है कि चिंता मत करो, खुश रहो। पर क्या चिंता नहीं करना और विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप कह पा रहे हैं? यदि कोई इस क्लिष्ट मानसिक अवस्था के ओर अग्रसर हो रहा हो तो बहुत ही सावधानी के साथ उसे संभालने की जरूरत है। बुद्धिमानी के साथ काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। काउंसलिंग का काम सिर्फ मनोचिकित्सक ही नहीं, बल्कि कोई भी होशियार परिवार का सदस्य, दोस्त, पड़ोसी आदि कर सकता है। जिस समस्या को प्रभावित व्यक्ति बहुत बड़ा और न संभालने लायक मान रहा है, उसके मानस में उस समस्या के कद को छोटा करके दिखाइए, कोई विकल्प सुझाइए, या आपकी सहायता से समाधान हो सके तो यथासंभव मदद कीजिए। जीवन की अहमियत की अक्लमंदी के साथ चर्चा कीजिए, पर उसे ऐसा न लगे कि उपदेश दिया जा रहा है या मानने को विवश करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे कहिए कि तुम्हारे ऊपर सारे परिवार, समाज एवं सर्वोपरि ईश्वर का अधिकार है एवं तुम्हारा उनके प्रति कर्तव्य है, ऐसा समझाइए। इन सारी प्रक्रियाओं में इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि उसे ऐसा कदापि महसूस न हो कि उसे अपनी बात मानने के लिए आप बाध्य कर रहे हैं। खास करके ऐसा कि आत्महत्या कानूनन अपराध है या धार्मिक स्तर पर यह महापाप है। कुछ इस तरह की बातों का एकदम प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी बातें उसको भड़का सकती हैं और वह विरोधात्मक भाव में सोचने लग सकता है। इसके बाद भी यदि उसकी मानसिकता दृढ़ नहीं हो रही है, पर सोच में परिवर्तन के आसार दिख रहे हों, तो इस अवस्था में कुछ होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही मददगार साबित हो सकती हैं। ये दवाएं उसके मानसिक स्थिति पर भरपूर प्रभाव उत्पन्न कर दृढ़ता पैदा कर सकती हैं और आत्महत्या के प्रति नकारात्मक भाव जगा सकती हैं। होम्योपैथी के बारे में थोड़ा कुछ भी जानने वाले इतना अवश्य जानते हैं कि होम्योपैथी में दवा के चुनाव के दरमियान मानसिक लक्षणों को अहमियत दी जाती है, और जहां मानसिक लक्षण ही लक्ष्य हों तब तो सफलता की संभावना और भी अधिक हो जाती है। इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा का जिक्र करना चाहूँगा, जिसके बारे में होम्योपैथी के क्षेत्र में शुमार है कि विद्यार्थी से आत्महत्या के भाव रखने वाले कुछ दवाओं का नाम बताने को कहा जाए तो अधिकांश लोग औरमेट का नाम लेंगे। इसका महत्व इस मामले में है कि आत्महत्या का विचार आने के लिए सोच का जो स्तर सामान्य रूप से रहना चाहिए, सब इसके क्षेत्र में आते हैं। रोगी जीवन से निराश रहता है,
अपने को किसी लायक नहीं समझता, हर वक्त स्वयं को कोसता रहता है, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, हमसे कुछ नहीं हो सकता, हमारा जिंदा रहना बेकार है, आदि आदि। सोच का यह स्तर आत्महत्या की जोरदार चाहत पैदा करता है। प्रत्येक स्थिति को आत्महत्या के लायक समझने लगता है। जैसे ट्रेन आ रही है, सोचता है कि इसके आगे कूद पड़ूं। नदी के किनारे है, सोचता है कि इसमें डूब जाऊं। ऊंचे स्थान पे है, सोचता है यहां से कूद जाऊं। कोई हथियार दिखाई पड़ रहा है, सोचता है मार लूं, आदि। पर एक विचित्र बात है, वह आत्महत्या की बात सोचकर प्रसन्न होता है, जो कि अप्रासंगिक लगता है। आत्महत्या की बात सोचने के बाद हो सकता है दिमाग पे तनाव हो, गुस्सा हो, डर हो, निराशा हो, लेकिन यह व्यक्ति जब आत्महत्या की बात सोचता है तो सोच करके प्रसन्न होता है। ये पिकुलियर बात है और इस बात को महत्व दिया जाता है इसके सिलेक्शन में। यदि इस तरह की सोच लगातार चल रही हो तो कभी आवेग उस स्तर तक पहुंच सकता है कि वह इसे कार्य रूप में परिणत कर दे। हालांकि इस स्तर के नकारात्मक सोच के बावजूद वह मरने से डरता है, और यही कारण है कि लंबे समय तक इस तरह के सोच से आच्छादित रहने के बाद भी प्रयास नहीं कर पाता। यहाँ डर वही है कि कभी उच्च आवेग के तहत वास्तव में कर न बैठे। ऐसे लोगों को सही काउंसलिंग के साथ साथ इस दवा का सेवन कराया जाए तो न केवल आत्महत्या की भावना खत्म होगी, बल्कि सोच का स्तर बदलेगा, तदनुसार स्वास्थ्य का स्तर बदलेगा और एक नकारात्मक व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। होम्योपैथिक दर्शन के आधार पर देखा जाए तो इस तरह की प्रवृत्ति सोरा एवं सिफिलिस मियाज्म के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती हैं, और होम्योपैथिक क्षेत्र के लोग जानते हैं कि सिफिलिटिक मियाज्म के स्थापित होने के लिए सोरिक प्रीडिस्पोजिशन जरूरी है। अतः ऐसी भावनाओं की उत्पत्ति में सोरा का प्रमुख रोल है, और सोरिनम एक मुख्य एंटीसोरिक दवा है। अतः इसका भी ऐसे रोगियों के इलाज में एक अहम स्थान है। सोरिनम के मानसिक लक्षणों में भविष्य के प्रति निराशा, अपने आप को हारा हुआ महसूस करना, परित्यक्त समझना, उसका काम धंधा ठीक ठाक चल रहा है पर आधारहीन सोच कि मेरा धंधा फेल हो जाएगा, इस तरह की बातें उसकी बेचैनी बढ़ाती हैं और जिसके आवेग में आकर आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। इसके साथ ही सोरिनम के अन्य प्रमुख लक्षण यदि हों तो इसका प्रयोग हो सकता है। इसी तरह की चिंता और बेचैनी के साथ आत्महत्या की प्रवृत्ति कुछ और दवाओं में भी है, जैसे मर्कसोल, पल्सेटिला, रस्टक। इनमें मर्कसोल का आवेग बहुत ही प्रचंड होता है, किसी भी तरह से मरने या मारने पर उतारू हो जाता है। हालांकि पल्सेटिला में खास बात देखी जाती है कि पल्सेटिला का पेशेंट डूब कर मरना चाहता है। एंजाइटी के उद्वेग में आत्महत्या की भावना नक्श भूमिका में भी आती है, पर यह भी औरम की तरह मरने से डरता है। इस मामले में एक प्रसंग तो ऐसा लिखा पाया गया है, एक व्यक्ति गुस्से से बेचैन होकर आत्महत्या करने हेतु लालटेन लेकर नदी तक जाता है। ध्यान देंगे, लालटेन लेकर जाता है, आत्महत्या करने जा रहा है। सोचने वाली बात है, तो आत्महत्या करने जा रहा है तो लालटेन लेके जाने की उसको क्या जरूरत है? गिर जाए तो गिर जाए, कपार फूट जाए तो फूट जाए, तो मरने ही नहीं जा रहा है। लेकिन नहीं, इसका मतलब है कि वो आत्महत्या की बात आवेग में सिर्फ कर रहा है, वास्तव में उसके पीछे क्रोध जो है वो हावी है। वो नदी तक जाता है, वहां कुछ देर किनारे पर बैठता है और फिर वापस लौट आता है। यही कहते हैं कि यहाँ आत्महत्या के भाव मुख्य नहीं है, बल्कि गुस्से के अतिरेक में ऐसा होता है। और
इस नक्श के एक कैरेक्टर में है कि गुस्से के अतिरेक में वो बहुत बेसाख्ता वो मैंने गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसके बाद रिग्रेट भी करता है। संभवतः वहाँ बैठ करके वो रिग्रेट कर रहा है, और जब समझ में आता है कि हम गलत करने जा रहे हैं तो अपना लौट करके वापस चला आता है। अभी आपने सुना कि औरम किसी भी कारक को आत्महत्या के लिए सिलेक्ट कर लेता है। मैंने बताया ट्रेन है, नदी है, औजार है। यहाँ एलुमिना भी एक दवा है, लेकिन वो खास चाकू देखकर या खून देखकर आत्महत्या के भाव उसके अंदर उदय होते हैं। इस मामले में नाइट्रम सल्फ भी औरम एवं सोरिनम के अस्तर की ही दवा है, जिसमें डिप्रेशन के कारण आवेग उत्पन्न होते हैं। तो अब वो फांसी लगाकर या गोली मारकर आत्महत्या करने की सोचता है। कुछ प्रेम में निराश लोगों में, मुख्यतः औरतों में, यदि आत्महत्या की प्रवृत्ति डेवलप करती है तो हायोसियामस एक महत्वपूर्ण दवा है। ये सब तो कुछ उदाहरण के रूप में मैंने बताए। ये बताने का उद्देश्य हमारा यही था कि भरसक दवाएं हमारे के यहाँ हैं जो मानसिक स्तर को पूरी तरह से उसके बराबर चल करके और उस स्थिति को ढंग से समझती हैं, और जो स्थिति व्यक्ति में पैदा हो रहा है उसी तरह की स्थिति पैदा करने की बात पहले ही उसको प्रूविंग में हम पा चुके हैं। और हम जानते हैं कि होम्योपैथी में दवा देने का हमारा विधान है कि दवा जिस तरह के स्थिति को किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर में पैदा कर सकता है, उस तरह के लक्षण यदि आते हैं तो वो व्यक्ति जो है उस तरह के रोगों को डॉक्टर जो है ठीक कर सकते हैं। बस कुछ इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। उद्देश्य इतना ही है मेरे कहने का कि आत्महत्या के बारे में अगर जो होशियारी से उस व्यक्ति को काउंसलिंग की जाए, समझाया जाए, और उसके बाद एक ढंग से अनुभवी डॉक्टर के चिकित्सा के अंतर्गत, अनुभवी डॉक्टर के द्वारा अगर उसके लिए उपयुक्त दवा का चुनाव किया जाए तो निश्चित तौर पे इस तरह की प्रवृत्ति जो खास करके आज इस कोविड के परिणाम स्वरूप जो हुए हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई तो उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति आ गई। बहुत सारे लोग जो हैं वो घर से बाहर निकलने में वो असमर्थ हो गए, तो परिवार को भूखा देखकर इस तरह की स्थिति उनके सामने आई। तो कहने का मतलब कि इन सारी परिस्थितियों के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि इसके बावजूद भी ये सारी परिस्थितियां जो हैं वो आत्महत्या करने के लायक वाजिब कारण नहीं कही जा सकती हैं। इस चीज़ को आदमी को सोचना चाहिए, और हम स्वास्थ्यकर्मी हैं तो हमें ये समझाना चाहिए समाज में इस बात को। एक वो माने यूँ समझा जाए तो जो हमारे यहाँ धार्मिक कृत्यों में कुछ उपदेश, कुछ वो माने कथा इस तरह के होते हैं। तो जैसा मैंने पहले चर्चा किया कि ये कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर का एक इसेंशियल एस्पेक्ट है कि समाज को इस बात की जानकारी दी जाए, समाज को इस बात से अवगत कराया जाए कि वास्तव में इसके पीछे वजह क्या है कि आदमी भ्रम में आधे अधूरे निर्णय के आधार पर वो कुछ ऐसा गलत कदम न उठावे जो कि निंदनीय है। धन्यवाद।